मेरा नाम पल्लवी है। अपने कॉलेज की पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद मुझे जल्दी ही एक बहुत अच्छी कंपनी में नौकरी मिल गई है। अपने पैरों पर खड़ी होकर मैं बहुत खुश हूँ और मेरे मम्मी पापा को भी मुझ पर बहुत गर्व है। वो दोनों मुझे बहुत प्यार करते हैं। सच में मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ कि मुझे ऐसे माँ बाप मिले हैं। मेरे पापा एक पुलिस ऑफिसर हैं और मुझे अपने पिता पर बहुत नाज है, क्योंकि उनके डिपार्टमेंट में उनकी ईमानदारी और नैतिकता का बोलबाला है। मेरे पिता ने आज तक कभी किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होने दी है। मैं बचपन से अपने पिता की तारीफ सुनती आई हूँ। मैंने हमेशा कोशिश की कि मेरे पिता का सर कभी भी झुकने ना पाए। मैं अपने माता पिता की इकलौती औलाद हूँ। बस मुझे कभी कभी दुख इस बात का होता है कि जब मेरी शादी हो जाएगी तो मुझे अपने माता पिता को छोड़कर जाना होगा। अगर मेरा कोई भाई होता तो वो उनका ख्याल रखता, लेकिन मेरा कोई भाई बहन नहीं है। इसीलिए मैं ऐसा जीवन साथी चाहती हूँ जो मुझे मेरे माँ बाप से अलग ना करे, लेकिन ऐसा तो संभव ही नहीं है। मेरी नौकरी लगने के बाद तो हमारे घर में खुशियां ही खुशियां आ गई थीं। हम तीनों अपने छोटे से घरौंदे में चैन और सुकून की जिंदगी जी रहे थे, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैंने अपने पिता को लेकर जो छवि बना रखी है उसके सारे भरम टूटने वाले हैं। एक दिन जब मैं अपने ऑफिस से लौटी तो मैंने ड्राइंग रूम में एक बहुत ही खूबसूरत सी औरत को बैठे देखा। उसकी उम्र लगभग मेरी माँ के बराबर ही थी, लेकिन उसने अपने आप को काफी अच्छे से मेंटेन कर रखा था और वो बहुत ही भड़कीले कपड़े पहने हुए थी। मेकअप भी उसने ढेर सारा थोप रखा था। मैंने उस औरत को पहली बार इतने सालों में अपने घर पर देखा था। मुझे समझ नहीं आया कि आखिर ये औरत कौन है। मैं तुरंत ही ड्राइंग रूम में पहुंची तो पापा ने मुझे बताया कि वो मेरी दूर की बुआ है, जो कि अभी कुछ दिनों के लिए यहीं पर रहने के लिए आई है। मैंने उन्हें नमस्ते किया। उस औरत ने मुझे तुरंत ही अपने पास बिठाकर मेरा सर सहलाया और कहने लगी, बेटी तुम तो बहुत बड़ी हो गई हो और बहुत खूबसूरत भी हो, बिल्कुल अपनी माँ की तरह। मैंने मुस्कुराकर कहा, जी बुआ जी, वैसे आप भी बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन इतने सालों में मैंने आपको पहले कभी नहीं देखा। इस पर उस औरत ने पापा की तरफ एक नजर डालते हुए कहा, क्योंकि तुम्हारे पिता ने कभी मुझे अपने घर बुलाया ही नहीं, तो भला तुम मुझे देखती कैसे? उनकी ये बात सुनकर मैं थोड़ा हैरान रह गई और मेरे पापा का भी चेहरा उतर गया था, पर वो औरत तुरंत ही ठहाके मारकर जोर जोर से हंसने लगी। कहने लगी, अरे मैं तो मजाक कर रही हूँ। क्या बताऊं बेटा, जिंदगी की भाग दौड़ में मुझे इतना समय ही नहीं मिला जो मैं तुमसे मिलने आ पाती। लेकिन देखो, अब इतने सालों बाद मैंने समय निकाल लिया और मैं फट से तुम्हारे साथ कुछ दिन रहने के लिए आ गई हूँ। बुआ जी काफी मजाकिया किस्म की थी। वो हर बात पर कोई न कोई चुटकुला फेंकती थी। मुझे तो उनसे कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था कि जैसे माँ थोड़ी परेशान थी। जब से बुआ जी आई थी, मेरी माँ काफी चुपचाप सी थी और उनके चेहरे पर मैंने एक अजीब सी टेंशन भी देखी थी। मैंने उनसे बातों ही बातों में पूछा भी कि क्या कोई बात है माँ, पर उन्होंने कहा कि नहीं, कोई बात नहीं है। मुझे लगा कि शायद मैं ज्यादा सोच रही हूँ, इसलिए मैंने किसी भी बात पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन एक रात जब मैं काफी देर तक अपने ऑफिस का कुछ काम कर रही थी, तो मैंने पापा को सीढ़ियों से उतरते देखा। वो बार बार मेरे कमरे की तरफ ही देख रहे थे। उस वक्त मेरे कमरे की लाइट बंद थी और मैंने कुछ देर अपनी आंखों को आराम देने के लिए लैपटॉप को भी बंद कर दिया था और चुपचाप शांति से आंखें बंद करके लेट गई थी। इसीलिए मेरे कमरे में बिल्कुल अंधेरा था। लेकिन जब मैंने बाहर से किसी के कदमों की आवाज सुनी तो पर्दे को धीरे से सरकाकर बाहर की तरफ देखा। तभी मुझे पापा नजर आए। मैंने सोचा कि भला पापा इतनी रात को नीचे क्या करने आए हैं, लेकिन क्योंकि वो मेरे रूम की तरफ ही देख रहे थे, इसीलिए मुझे लगा कि शायद उन्हें मुझसे कोई काम है। मैंने सोचा कि मैं खुद ही बाहर जाकर उनसे पूछ लेती हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं वहां से पलटकर बाहर निकलती, पापा के कदम सामने वाले रूम की तरफ मुड़ गए थे। सामने वाले रूम में तो नंदनी बुआ जी रुकी हुई थी। मुझे ये देखकर थोड़ा अजीब लगा,
कि भला अपनी बहन से मिलने के लिए पापा इतनी रात को उनके पास क्यों जा रहे हैं। अगर कोई जरूरी बात थी तो वो दिन में भी तो कर सकते थे। मुझे कुछ भी समझ नहीं आया। मेरा दिल तो किया कि मैं एक बार उनके रूम के पास जाकर देखूं कि आखिर बात क्या है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ये सब कुछ करना ठीक नहीं लगा। इसीलिए मैं चुपचाप वहीं पर्दे के पीछे खड़े होकर पापा के कमरे से बाहर आने का इंतजार करती रही। तकरीबन आधे घंटे के बाद पापा कमरे से बाहर आए तो उस वक्त वो बहुत ही घबराए हुए से लग रहे थे। उन्हें काफी पसीना भी आ रहा था। उनके कमरे से बाहर आते ही नंदिनी बुआ जी भी पीछे से आईं और दरवाजे की चौखट पर टेक लगाकर अजीब तरह से मेरे पापा को देखकर मुस्कुराने लगीं। पर मैं उस वक्त हैरान रह गई जब मैंने उनके कपड़ों को देखा। उन्होंने उस वक्त जो कपड़े पहने थे वो बहुत ही बेढंग के और भड़कीले किस्म के थे। भला कोई भी बहन अपने भाई के सामने ऐसे कपड़े कैसे पहन सकती है? मुझे ये सब कुछ समझ नहीं आ रहा था। पापा तो तुरंत ही ऊपर की तरफ जाने लगे थे, लेकिन नंदिनी बुआ जी अभी भी मेरे पापा को देख देख कर मुस्कुराए चली जा रही थी और उनके चेहरे के एक्सप्रेशन ऐसे तो बिल्कुल नहीं थे जिन्हें कायदे का कहा जाए। वो बहुत ही बेशर्मी के एक्सप्रेशन थे जिससे मुझे थोड़ा गुस्सा भी आ रहा था और समझ नहीं आ रहा था कि भला पापा इतनी रात में उनसे मिलने क्यों गए। सुबह हुई तो सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। हम सबने एक साथ बैठकर नाश्ता किया। फिर मैं अपने ऑफिस चली गई। उस दिन मेरा ऑफिस में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। बार बार रात का वही नजारा मेरी आंखों के सामने नाच रहा था और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो सब क्या था। पापा से भी कुछ भी पूछने की मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी और अगर मैं मम्मी से पूछती तो क्या कहती। ये भी तो हो सकता है कि मम्मी को इस बारे में कुछ भी पता ही ना हो। क्या पता पापा रात में नंदिनी बुआ जी से मिलने गए हो, इस बारे में उन्होंने मम्मी को कुछ बताया ही ना हो और मेरे कोई भी ऐसी बात पूछने की वजह से घर में एक नया बवाल खड़ा हो जाए। मैंने सोचा कि अपने मन में शक रखना भी ठीक नहीं है, इसीलिए बेहतर ये होगा कि पहले इस मुद्दे पर मैं खुद ही ठीक से नजर रखूं और पता करने की कोशिश करूं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। दूसरी रात को मैं पहले से ही अपने कमरे में बिल्कुल अंधेरा करके बैठ गई थी और आधी रात होने का इंतजार करने लगी। मुझे पूरा यकीन था कि पापा आज भी नंदिनी बुआ जी से मिलने के लिए आएंगे और मेरा शक बिल्कुल सही निकला। कल की तरह आज भी पापा ठीक उसी अंदाज में चोरों की तरह नंदिनी बुआ जी के कमरे में गए थे। लेकिन अब मेरे बर्दाश्त की हद खत्म हो चुकी थी और इसीलिए मैं तुरंत ही दंदनाती हुई उनके कमरे की तरफ बढ़ी। कमरे का दरवाजा बिल्कुल हल्का सा खुला था और मैंने अंदर उन लोगों को जिस तरह से देखा था मेरे होश उड़ चुके थे। मुझे अभी भी यकीन नहीं आ रहा था कि ये मेरे पापा हैं। वो दोनों उस वक्त सोफे पर ही मेरे हाथ पैर बहुत बुरी तरह से कांपने लगे थे और ऐसा लगा कि जैसे मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया हो। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, लेकिन मैं वहां से 1 इंच भी हिल नहीं पाई क्योंकि मेरे पैर बुरी तरह से जम गए थे। लेकिन ये सब क्या हो रहा था और क्यों, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। भला एक भाई अपनी बहन के साथ इस तरह से कैसे? मैं चुपचाप वहीं खड़ी रही और वो सब कुछ अपनी आंखों से देखती रही। उसके बाद मैंने उनकी कुछ बातें सुनी और अब मैंने फैसला कर लिया था कि ये सब कुछ इन दोनों लोगों के बीच में जो कुछ चल रहा है उसके बारे में मुझे कुछ भी करके पता लगाना ही पड़ेगा और फिर मैं इन दोनों की असलियत को अपनी माँ के सामने रखूंगी। ये फैसला करके मैं गुस्से में वापस अपने कमरे में चली गई थी। पूरी रात मुझे नींद नहीं आई क्योंकि मुझे अपने हर सवाल का जवाब चाहिए था। जब भी मैं आंख बंद करती तो अपने पापा और बुआ को उस तरह से देखकर मेरी आंखों से आंसू गिरने लगते। अगले दिन ही ऑफिस पहुंचकर मैंने 1 हफ्ते की छुट्टी ले ली और घर लौटकर मैंने अपना सामान पैक किया। मम्मी पापा को मैंने बताया कि मैं ऑफिस के काम से 1 हफ्ते के लिए दूसरे शहर जा रही हूँ, जिस वजह से घर में किसी ने मुझसे कोई भी सवाल जवाब नहीं किया और फिर मैं अपनी उस मंजिल की तरफ निकल गई जहां से मुझे मेरे सारे सवालों के जवाब मिलने वाले थे। दरअसल ये एक गांव था जो कि पुरानी मुंबई के किसी कस्बे के आसपास था। खैर,
गूगल मैप की मदद से इस पिछड़े हुए गांव को ढूंढना मेरे लिए कुछ खास मुश्किल नहीं हुआ। गांव तो ढूंढकर मुझे गूगल ने दे दिया था, लेकिन अब जिस शख्स से मुझे मिलना था उसकी तलाश भला मैं कैसे करती? उसे ढूंढने के लिए तो कोई ऐप भी नहीं बना था, लेकिन मुझे भगवान पर पूरा भरोसा था और ऊपर वाले का नाम लेकर ही मैं अपनी मंजिल की तरफ आगे निकल चुकी थी। जब मैं गांव में एंटर किया तो सोचा कि कोई सही इंसान दिखेगा तो उससे इस शख्स के बारे में पूछ कर देखती हूँ, हो सकता है इसे कोई जानता हो। लेकिन इससे पहले कि मैं उस गांव में किसी से कुछ भी पूछती, सामने से एक बहुत भारी भीड़ हो हल्ला मचाती हुई मेरी तरफ ही आगे बढ़ रही थी। पहले तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया कि आखिर ये लोग इतनी तेजी से दौड़ते हुए सामने से क्यों आ रहे हैं और इतना क्यों चिल्ला रहे हैं। पर जब मैंने ध्यान दिया तो देखा कि वो लोग किसी की पिटाई कर रहे थे और वो इंसान उनकी मार पीट से बचने के लिए इधर उधर भाग रहा था। लेकिन वो जिधर भी जाता वो लोग भी उधर ही भागते और उसे पीटते रहते। भला वो ऐसा क्यों कर रहे थे, कुछ समझ नहीं आ रहा था। बाकी इधर उधर गांव वाले इस सब का तमाशा देख रहे थे। तभी मेरी नजर उस भीड़ में फंसी हुई एक औरत पर पड़ी जो कि उम्र दराज थी। उस बेचारी के कपड़े काफी फट चुके थे और वो उन लोगों से गुहार लगा रही थी कि वो उसे छोड़ दे। लेकिन उन लोगों को तो जैसे बहुत मजा आ रहा था। मुझसे ये सब देखा नहीं गया। मैं तुरंत ही उस भीड़ की तरफ भागी और मैंने जोर से 3-4 लोगों को धक्का दिया, जिससे अचानक से वो भीड़ शांत हो गई और सब लोग टकटकी लगाकर मेरी तरफ ही देखने लगे। उनके इस तरह गुस्से से मुझे घूरने पर एक पल के लिए मेरी रीढ़ की हड्डी में भी सिहरन पैदा हो गई थी। लेकिन उस औरत को बचाने की खातिर मैंने अपनी हिम्मत को टूटने नहीं दिया। उनमें से जैसे ही एक शख्स मुझ पर चिल्लाया कि तुम हो कौन, इस औरत को बचाने वाली, तो मैंने भी उतनी ही तेजी से उन्हें जवाब दिया कि तुम लोग कौन हो, इस औरत को पीटने वाले? तुम्हें किसने हक दिया है कि तुम इस औरत को मारो? वो लोग कहने लगे, अरे ये औरत पागल है, इसीलिए हम लोग इसे मार रहे हैं। मैंने कहा, अगर ये औरत पागल है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम लोग इस औरत को मारोगे। मेरी इस बात पर वो लोग और भी ज्यादा बिगड़ गए। कहने लगे, हमारे मामले में मत पड़ो वरना तुम्हारा भी बहुत बुरा हाल करेंगे। मैंने कहा, हाथ तो लगाकर दिखाओ, एक एक के हाथ पैर न तोड़वा दिए तो मेरा नाम बदल देना। लगाऊं पुलिस को फोन, शिकायत करूं तुम लोगों की कि तुम लोग दिन दहाड़े एक नहीं बल्कि 2-2 औरतों के साथ अत्याचार कर रहे थे। जानते हो ना कौन कौन सी धाराएं लगेंगी? तुम में से कोई भी नहीं बचेगा, एक एक को जेल में सड़वा दूंगी। मेरा इतना कहना था कि उस भीड़ में खड़े हुए वो सारे मनचले अचानक से सिहर गए थे और उनके माथे पर परेशानी की लकीरें छाने लगीं। उनके कदम धीरे धीरे पीछे हटने लगे और फिर वो भीड़ कब पूरी तरह से रफा दफा हो गई पता ही नहीं चला। वो औरत बेचारी वहीं पर गिर पड़ी और रोने लगी। मैंने उसे सहारा देकर उठाया तो बगल वाले घर से एक और औरत आ गई। उसने भी मेरा साथ दिया। उसने मुझसे कहा कि इस औरत की झोपड़ी खेत के उस पार एक पेड़ के पास है, इसे वहीं लेकर चलो। मैं उसे सहारा देकर वहां पर लेकर गई। वो बहुत ही छोटी सी झोपड़ी थी जिसमें बस एक टूटी सी चारपाई पड़ी थी। उस पर मैंने उस औरत को बिठा दिया जिस औरत ने मेरा साथ दिया था। वो कहने लगी, क्या बताऊं बेटी, इस औरत पर बहुत जुल्म होता है। ये कम दिमाग है ना, इसलिए गांव के लोग इसे परेशान करते रहते हैं। उन्होंने इसे अपने मनोरंजन का साधन बना लिया है। ये जब कभी भी खाना मांगने के लिए गांव में लोगों के घरों की तरफ जाती है तो बस वो इस मौके का फायदा उठाकर पागल पागल चिल्लाने लगते हैं और इसे भगा भगा कर मारते हैं। पहले भी कई बार गांव के कुछ लोगों ने इसे बचाने की कोशिश की है, लेकिन क्योंकि वो लोग संख्या में ज्यादा हैं और इसीलिए कोई भी बिना फालतू की दुश्मनी नहीं लेना चाहता। इस वजह से उनके जरा से धमकाने पर वो लोग बेचारे पीछे हट जाते हैं और ये उनकी मार खाने के लिए मजबूर है। लेकिन तुमने तो आज बहुत ही हिम्मत का काम किया है। तुमने उन सबकी बोलती ही बंद कर दी। वैसे तुम हो कौन? मैंने उस औरत से कहा, मौसी, मैं बहुत दूर से आई हूँ। मुझे किसी शख्स की तलाश है, बस उसी को खोजते हुए मैं इस गांव में आई हूँ। वो औरत बोली, अच्छा,
तुम्हें भला किसकी तलाश है? मुझे बताओ, मैं गांव के लगभग सभी लोगों को जानती हूँ। अगर मुझे कुछ पता होगा तो हो सकता है मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। मैंने बताया कि मुझे सावित्री नाम की औरत की तलाश है। मेरी इस बात पर मौसी जोर जोर से हंसने लगी। कहने लगी, बताओ भला, बगल में बच्चा और शहर में ढिंढोरा। मुझे उनकी बात समझ में नहीं आई। मैंने हैरत से उनकी तरफ देखा तो वो कहने लगी, अरे बिटिया, यही तो है सावित्री, जिसे तुम खुद बचाकर यहाँ लेकर आई हो। मैंने दंग होकर पीछे पलटकर देखा तो मुझे यकीन नहीं हुआ कि वाकई में क्या मैं इस औरत के लिए यहाँ पर आई थी। मौसी मुझसे कहने लगी, लेकिन तुम्हें भला सावित्री से क्या काम? ये पिछले काफी सालों से इस गांव में रह रही है, लेकिन मैंने इसे यहाँ अकेले ही देखा है। इससे मिलने के लिए यहाँ कभी कोई नहीं आया और अचानक से तुम कौन हो और तुम्हारा सावित्री से रिश्ता क्या है? उनके ऐसे सवालों पर मेरी तो जुबान ही लड़खड़ाने लगी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं उनकी बातों का क्या जवाब दूं, क्योंकि हकीकत तो ये थी कि सावित्री से मेरा कोई भी रिश्ता नहीं था। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि मैं अपने जिस मकसद के लिए यहाँ पर इन्हें ढूंढते हुए आई हूँ, क्या उससे कोई भी निष्कर्ष निकलने वाला था। मुझे कुछ समझ नहीं आया तो मैंने कहा कि दरअसल मेरा इनसे कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन मैं एक एनजीओ में काम करती हूँ और मुझे इनके बारे में किसी ने फोन करके बताया था कि इस गांव में एक ऐसी औरत रहती है जिसे गांव वाले परेशान करते हैं और उसे मदद की जरूरत है। इसीलिए मैं मदद करने के लिए आई हूँ। इस बात पर मौसी कहने लगी, अच्छा, अब मैं समझी। बहुत अच्छा बेटा, तुमने बहुत अच्छा काम किया जो तुम यहाँ सावित्री की मदद के लिए आ गई। मैं तो तुमसे कहूंगी कि तुम इसे यहाँ से अपने साथ अपने एनजीओ में ले जाओ। अगर ये यहाँ रहेगी ना तो इसकी मुसीबतें कम नहीं होंगी, क्योंकि अभी तो तुम यहाँ हो तो इससे कोई कुछ भी नहीं कहेगा, लेकिन तुम जैसे ही यहाँ से चली जाओगी तो फिर से गांव वाले इसे परेशान करने लगेंगे। मैंने मौसी से कहा कि आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, मैं इन्हें अब किसी भी तरह से परेशान नहीं होने दूंगी। मेरी इस बात से मौसी खुश हो गई। वो कहने लगी, ठीक है, तुम यहीं बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। मैंने मौसी से कहा कि अरे नहीं नहीं, आप इन सब चीजों को लेकर परेशान मत हो। मेरे बहुत कहने के बाद मौसी मेरी बात मान गई और फिर वो वहां से चली गई। मैंने सावित्री आंटी की तरफ एक नजर उठाकर देखा। वो अजीब तरह से जमीन को घूरे जा रही थी। उनके शरीर पर काफी घाव लगे थे। मैंने तुरंत ही अपने बैग से मेडिकल किट निकाली जो मैं हमेशा अपने साथ रखती थी और उनके घाव पर मरहम लगाकर पट्टी बांधने लगी। वो टुकुर टुकुर मेरी तरफ देख रही थी। काफी देर तक मेरे और उनके बीच में बिल्कुल सन्नाटा पसरा रहा। फिर जब मैं उनका उपचार कर चुकी थी तो मैंने हाथ धुलने के बाद अपने बैग से कुछ खाने पीने का सामान निकाला और जब मैंने उसे उनकी तरफ बढ़ाया तो उन्होंने बड़ा ही शर्माते हुए वो सामान लेकर खाना शुरू कर दिया। मुझे तो बड़ी हैरत हो रही थी कि गांव वाले इस औरत को पागल कह रहे हैं। अगर ये पागल होती तो अब तक तो ये हम लोगों में से किसी न किसी पर तो हमला कर चुकी होती, लेकिन भला इस औरत का ये हाल कैसे हो गया? मुझे अब इस सब के बारे में जानना था। मैंने धीरे से उनसे कहा, सावित्री आंटी, अब आप ठीक तो है ना? उन्होंने मेरी तरफ एक नजर उठाकर देखा और बोली, क्यों बचाया मुझे बेटा? मुझे तो मर जाने दिया होता। मैं जिंदा रहने के लायक नहीं हूँ। ये गांव वाले भी ना मुझे सिर्फ पीटते हैं और फिर जिंदा छोड़ देते हैं इस दर्द को झेलने के लिए, लेकिन कभी इतना नहीं पीटते कि मेरी सांसें ही रुक जाएं। मैंने हैरत से उनकी तरफ देखा। उनकी ऐसी बातें सुनकर न जाने क्यों मेरा कलेजा कांप उठा। मैंने कहा, आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? भला आप क्यों मरेंगी? वो कहने लगी, तुम्हें नहीं पता, मेरे जैसी औरत तो मर जाने के काबिल ही है। मैंने वो गुनाह किया है जिसकी कोई भी माफी नहीं है। मैंने उनसे कहा कि लेकिन आप इस हालत में पहुंची कैसे और आप ऐसा क्यों कह रही हैं? और ऐसा कौन सा आपने गुनाह किया जिसके लिए आप खुद ही मौत मांग रही हैं? सावित्री आंटी मुझसे कहने लगी, क्या करोगी जानकर? मैं अपने उस काले अतीत को दोबारा से नहीं दोहराना चाहती, क्योंकि मेरी आत्मा हर दिन मुझे कचोटती है। मैंने सावित्री आंटी से कहा, आपने मुझे बेटी कहा है ना,
तो बेटी की बात नहीं मानेंगी? अपने दुख को अपनी बेटी से बांटोगी नहीं? मेरा इतना कहना था कि सावित्री आंटी ने मेरी तरफ आंसू भरी निगाहों से देखा और फूट फूट कर रोने लगी। कहने लगी, मैं तो वो अभागन हूँ जो किसी को भी बेटी कहने के काबिल तक नहीं हूँ। मेरे जैसी औरत को तो डूब कर मरना चाहिए। मैंने उन्हें अपने सीने से लगाया और उनके आंसुओं को पोंछा। मैंने कहा, आप न जाने कितने सालों से अपने अंदर दुखों को दबाए हुए हैं। आज अपनी इस बेटी से अपने उन सारे दुखों को साझा करके अपने बोझ को हल्का कर लीजिए। मेरे बहुत ज्यादा जोर देने पर सावित्री आंटी ने अपनी कहानी मुझे शुरू से बताना शुरू की। वो कहने लगी, मैं एक बहुत ही अमीर परिवार में पली बड़ी थी। मेरे पिताजी मुझे बहुत प्यार करते थे। मैं अपने 3 भाइयों में सबसे छोटी थी और सबकी बहुत लाडली थी। मेरा भरा पूरा परिवार आज भी मुझे याद है कैसे हम सब हंसी खुशी रहते थे। लेकिन मेरी एक गलती ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। मैं कॉलेज में पढ़ती थी और उस वक्त मेरी मुलाकात विक्रम से हुई थी। पहले तो हमारे बीच सिर्फ दोस्ती थी, लेकिन फिर वक्त के साथ मुझे पता ही नहीं चला कि कब मन ही मन मैं उसे चाहने लगी। लेकिन मैंने कभी भी अपनी भावनाओं का इजहार उस पर नहीं किया। मुझे लगा कि कहीं अगर उसने मेरे प्यार को ठुकरा दिया तो शायद मैं बर्दाश्त ना कर पाऊं। तो उससे अच्छा यही है कि मैं अपने प्यार को अपने सीने में ही दफन कर दूं। लेकिन एक दिन विक्रम ने खुद ही सामने से आकर मुझे अपने प्रेम का इजहार किया तो मेरी तो जिंदगी ही गुलजार हो गई थी। उस दिन मैं खुशी से झूम उठी थी। लेकिन अगले ही पल विक्रम ने कहा कि तुम इतने अमीर खानदान की इकलौती बेटी और मैं एक मामूली सा गरीब लड़का हूँ। मैं तुमसे प्यार तो बहुत करता हूँ, लेकिन तुम्हारा और मेरा कोई भी मेल नहीं है। मैंने विक्रम से कहा कि प्यार में ऊंच नीच नहीं देखी जाती और तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो। मैं अपने पिता से खुद तुम्हारे बारे में बात करूंगी। उन लोगों ने आज तक मेरी किसी भी बात को टाला नहीं है और देखना, मेरे जीवन की इतनी बड़ी खुशी को भी वो दिल से स्वीकार करेंगे। विक्रम ने मुझे बहुत मना किया कि मैं अपने घर में इस बारे में बात ना करूं, क्योंकि ऐसा करने पर हमारे लिए एक नई मुसीबत खड़ी हो जाएगी। पर मैंने उसकी एक भी बात ना मानी और घर में मैंने विक्रम के बारे में बता दिया। मुझे तो लगा था कि मेरी जिद के आगे सब झुक जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हमारे बीच पैसों की दीवार खड़ी हो गई थी। मेरे परिवार ने मेरे प्रेम को अपनाने से साफ इनकार कर दिया। यहाँ तक कि मेरे पिता ने मुझसे कहा कि मैंने अपनी जिंदगी का ये सबसे गलत फैसला किया है। वो मुझसे कहने लगे कि उस लड़के ने तुम्हें अपने प्यार के जाल में फंसाया है और अब वो तुम्हारा फायदा उठा रहा है ताकि तुम्हें सीढ़ी बनाकर वो एक नई ऊंचाई तक पहुंच जाए। मेरे पिता मुझे बहुत समझाते रहे कि मैं उस लड़के पर तिनका भर भी विश्वास ना करूं और उससे हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाऊं। मैंने अपने घर वालों को बहुत समझाया, लेकिन किसी ने मेरी एक भी ना मानी। और जब मैंने विक्रम को इस बारे में बताया तो वो कहने लगा कि देखा, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि वो लोग हमारे रिश्ते के लिए कभी नहीं मानेंगे। इस दौरान एक दिन जब मैं घर लौटी तो मुझे पता चला कि मुझे लड़के वाले देखने के लिए आए हैं। आनन फानन में मेरी माँ और भाभीियों ने मुझे बहुत अच्छे से तैयार करके लड़के वालों के सामने बिठा दिया। मैं बहुत खूबसूरत थी और इसीलिए एक पल में ही उन लोगों ने मुझे देखते ही इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी और रिश्ता पक्का करके वो लोग चले गए। सब कुछ इतनी जल्दबाजी में हुआ कि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। मेरा दिमाग तो जैसे काम ही नहीं कर रहा था कि अचानक से ये मेरी जिंदगी ने कौन सा नया मोड़ ले लिया है। मैं विक्रम के बिना अपनी जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकती थी, लेकिन मेरे पास अब और कुछ भी सोचने समझने का वक्त ही नहीं था, क्योंकि शादी की तारीख भी अगले महीने की ही फिक्स हो गई थी और इधर मेरे पिता ने मेरा कॉलेज जाना भी बंद करवा दिया था। मुझे पूरी तरह से घर में कैद कर दिया। पर मैं विक्रम के साथ ही अपनी जिंदगी बिताना चाहती थी और इसीलिए मैंने फिर वो फैसला लिया जो किसी भी परिवार की इज्जत पर दाग लगा देता। मैंने विक्रम को चिट्ठी लिखकर कहा कि मैं उसके साथ भागकर शादी करने के लिए तैयार हूँ और उसी रात मैं विक्रम के साथ भाग गई, अपने परिवार को पीछे रोता हुआ छोड़कर। मैं जानती थी कि मैंने बहुत गलत किया, लेकिन उस वक्त मैं प्यार में थी और मैंने कुछ भी नहीं सोचा समझा। मुझे सिवाय विक्रम के
कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। हाँ, ये जरूर सोचा था कि जब मेरी जिंदगी एक सही मुकाम पर पहुंच जाएगी तब मैं वापस आकर अपने घर वालों को किसी भी तरह से मना लूंगी। मैं अपने घर से काफी सारा पैसा और गहने लेकर आई थी। मैंने विक्रम से कहा कि अब हमें जल्द से जल्द शादी कर लेनी चाहिए। विक्रम कहने लगा कि हाँ, शादी तो हमें करनी चाहिए, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हमारी शादी बहुत ज्यादा सादे तरीके से भी ना हो, इसीलिए मैं कुछ इंतजाम करने जा रहा हूँ। ये कहकर वो मुझे होटल में छोड़कर चला गया और जब लौट कर आया तो उसने बताया कि उसने एक अच्छी जगह को बुक कर दिया है और वहीं पर कल हम लोग शादी करने वाले हैं। अगले दिन मैं पूरी तरह से दुल्हन के खूबसूरत से जोड़े में तैयार होकर विक्रम के साथ गाड़ी में बैठकर उस जगह के लिए निकल गई। इसी बीच विक्रम ने मुझे कुछ खाने पीने की चीज दी। वो कहने लगा कि शादी की रस्मों में बहुत समय लगता है और उस बीच शायद तुम्हें कुछ भी खाने पीने का मौका न मिले, इसीलिए तुम अभी खा पी लो ताकि तुम्हें कोई दिक्कत ना हो। विक्रम का प्यार देखकर मैं बहुत खुश थी कि उसे मेरी कितनी फिक्र है। उसके बाद हमारी शादी हो गई। विक्रम ने एक छोटा सा कमरा किराए पर ले लिया। हमने अपनी गृहस्थी को धीरे धीरे बसाना शुरू कर दिया। विक्रम काम ढूंढने के लिए हर रोज घर से जाता था, लेकिन वो जब भी शाम को लौट कर आता तो बहुत निराश होता। कहता कि उसे कहीं काम मिल ही नहीं रहा है, पर मैं उसे सांत्वना देती कि तुम फिक्र मत करो, भगवान जल्द ही हमारी सारी परेशानियों को दूर कर देगा और तुम्हें जल्दी ही काम भी मिल जाएगा। कुछ दिन तो यूं ही बीत गए, लेकिन विक्रम को कहीं काम मिल ही नहीं रहा था और फिर एक दिन वो शराब के नशे में धुत होकर घर आया। ये देखकर तो मैं दंग रह गई। मैंने उससे कहा कि तुमने शराब क्यों पी, तो उसने मेरे साथ बहुत बदतमीजी की। उस रात मैं बहुत रोई। मुझे मेरे घर वालों की बहुत याद आई और मुझे लगने लगा कि कहीं विक्रम के साथ शादी करके मैंने गलती तो नहीं की। सुबह हुई तो विक्रम फिर से मुझसे माफी मांगने लगा। अब तो हर रोज का यही ड्रामा हो गया था और इधर धीरे धीरे हमारी शादी को 6 महीने बीत गए। इस बीच मैं पेट से हो गई। मैंने विक्रम से कहा कि अब हम 2 से 3 होने वाले हैं और तुम्हें हमारी जिम्मेदारी भी लेनी होगी। कोई तो ऐसा काम होगा जो तुम कर सकते हो, क्योंकि मैं घर से जितना भी पैसा और गहने लाई थी वो भी अब सब खत्म होने को आ गए हैं। अगर जल्दी ही तुमने कोई काम नहीं ढूंढा तो हमारे भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। विक्रम ने मुझे गले लगाते हुए कहा कि तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, मैं तुम पर और अपने बच्चे पर कोई भी मुसीबत नहीं आने दूंगा और तुम लोगों को दुनिया की हर खुशी दूंगा। मैं खुश थी कि कम से कम विक्रम को अपनी जिम्मेदारियों का एहसास है। उसी शाम विक्रम जब घर वापस आया तो बहुत खुश था। वो साथ में मिठाई लेकर आया। कहने लगा, मुझे एक बहुत अच्छा काम मिल गया है जिसमें मेरी तनख्वाह भी बहुत अच्छी है। ये सुनकर तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मैंने भगवान का लाख लाख धन्यवाद दिया जो उन्होंने मेरी इतने दिनों की प्रार्थनाओं को सुन लिया था। मैंने खुशी खुशी खुद भी वो मिठाई खाई और विक्रम को भी खिलाई, लेकिन फिर शायद कमजोरी की वजह से या फिर मैं पेट से थी, अचानक से मुझे चक्कर आ गया और जब मेरी आंख खुली तो कुछ पल के लिए तो मुझे कुछ भी दिखाई ही नहीं दे रहा था, लेकिन हाँ, सुनाई जरूर दे रहा था। मैंने कानों में घुंघरुओं की और तबले की थाप की आवाज सुनाई दे रही थी और जब मुझे हल्का हल्का दिखना शुरू हुआ तो मैं एक बड़े से बेड पर लेटी हुई थी और चारों तरफ बड़ी बड़ी चमचमाती हुई झालरें थीं। मैं जैसे ही उठकर बैठी तो देखा कि मेरे बगल में एक औरत बैठी हुई थी, लेकिन वो कौन थी मैं नहीं जानती थी। मैंने उससे पूछा कि मैं कहाँ हूँ और जब उसने मुझे बताया कि मैं इस वक्त किस जगह पर हूँ तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी। मैं उस वक्त कोठे पर थी। मैं विक्रम विक्रम चिल्लाती हुई हर दरवाजे को खटखटा रही थी, लेकिन मेरे लिए सारे दरवाजे बंद थे और फिर एक दरवाजा खुला और उसमें से एक बहुत ही भयानक औरत निकल कर आई। उसने मेरे गाल पर खींच कर एक तमाचा मारा और कहा कि क्यों शोर मचा रखा है, तेरा विक्रम कभी नहीं आने वाला, क्योंकि वो तेरे बदले में बहुत मोटी रकम हमसे लेकर गया है। मुझे तो अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। मैंने कहा कि तुम झूठ बोल रही हो, ये सच नहीं है। तो उस औरत ने कहा कि यही सच है, समझ में आया, और अगर ज्यादा हंगामा किया तो तेरा वो हाल करूंगी कि खुद को भी
कभी आईने में देख नहीं पाएगी। इतना कहकर वो औरत वहां से चली गई। मैं फूट फूट कर रो रही थी। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि फिर एक औरत मेरे पास आई और उसने मुझे सहारा देकर धीरे से उठाकर बेड पर बिठाया और पानी पिलाया। वो कहने लगी, वो तुम्हारा विक्रम नहीं, उसका नाम मुन्ना है और तुम पहली औरत नहीं हो जिसे उसने यहाँ कोठे पर लाकर बिठाया है। तुमसे पहले भी वो ना जाने कितनी ही औरतों को यहाँ पर बेच कर गया है, जिसके बदले में उसने बहुत पैसा कमाया है और उन औरतों में से एक मैं भी हूँ। मैंने भी उस पर भरोसा करने की बहुत बड़ी कीमत चुकाई है। उस औरत की हर बात ने मेरी रूह तक को हिलाकर रख दिया था। एक पल में ही मेरी पूरी दुनिया उजड़ गई थी। मैंने कहा, लेकिन विक्रम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता। मैं उसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। वो औरत हल्का सा हंसी और कहने लगी, बच्चा, इस कोठे में ना जाने कितने ही उसके पाप ऐसे हैं जो जगह जगह घूम रहे हैं। तुम कोई नई नहीं हो जिसके पेट में उसका बच्चा है, लेकिन उसे किसी की भी परवाह नहीं है। उसे सिर्फ पैसों से मतलब है। अब तो मुझे मेरे पापा के कहे हुए वो एक एक शब्द बार बार गूंजते हुए सुनाई दे रहे थे। मेरे पिता ने मुझसे कहा था कि मैं इस आदमी पर भरोसा ना करूं, लेकिन मैंने उनकी एक भी नहीं सुनी। मैंने अपने पिता का विश्वास तोड़ा था, बहुत बड़ा गुनाह किया था और आज उसकी मुझे सजा मिली। मैं उस वक्त पेट से थी। मैंने उन लोगों के आगे बहुत गुहार लगाई कि वो मेरे साथ कोई भी गलत काम ना करें, लेकिन वो तो सब जल्लाद थे। उनमें से किसी को भी मुझ पर तरस नहीं आया और उन्होंने मेरे साथ भी वही किया जो वहां की बाकी की लड़कियों के साथ किया जाता था। मैं हर दिन सपना देखती कि मुझे कहीं से विक्रम मिल गया है और मैंने चाकू से उसके ढेर सारे टुकड़े कर डाले हैं। मैं उसे मार डालना चाहती थी। मेरे अंदर नफरत और गुस्से की आग जल रही थी, लेकिन अब उससे भी ज्यादा जरूरी मुझे अपने बच्चे की सुरक्षा लग रही थी। मुझे कैसे भी करके अपने बच्चे को बचाना था। धीरे धीरे करके 9 महीने बीत गए और फिर मैंने एक बहुत ही प्यारी और सुंदर सी बेटी को जन्म दिया। अपनी बच्ची की शक्ल को देखकर मेरे अंदर एक नई उम्मीद जाग गई कि मुझे अब कैसे भी करके अपनी बच्ची के लिए जीना है। लेकिन मुझे नहीं पता था कि अब एक दूसरी मुसीबत मेरे लिए इंतजार कर रही थी। उस कोठे की मालकिन ने जैसे ही मेरी बच्ची को देखा, उसने अपनी गंदी नजर उस पर डालते हुए कहा कि तेरी बच्ची भी तेरी ही तरह बहुत खूबसूरत है और इसे तो मैं इंजेक्शन लगा लगा कर बहुत जल्दी जवान कर दूंगी और इसकी तो मुझे लाखों में कीमत मिलेगी। तेरी बेटी हर रात एक एक ग्राहक से लाखों रुपए कमाकर मुझे माला माल कर देगी। उस मोटी औरत की बातों ने मेरे अंदर आग लगा दी थी। मैं किसी शेरनी के जैसे उस पर झपटी और अपनी बच्ची को उसके हाथ से छीनते हुए मैंने कहा कि खबरदार, जो तूने अगर मेरी बच्ची पर गलत नजर डाली तो तेरी आंखें नोच कर फेंक दूंगी। लेकिन उस औरत पर मेरी किसी भी धमकी का असर नहीं हुआ। वो कहने लगी, तेरी बच्ची को तो मैं कोठे वाली बनाकर ही रहूंगी। समझ में आया? चाहे इसके लिए मुझे तेरी जान ही क्यों ना लेनी पड़े। अब तो मेरा दिमाग पूरी तरह से सुन्न पड़ चुका था। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अपनी बेटी को कैसे बचाऊं। मेरे सामने अब बस सिर्फ एक ही रास्ता था कि मैं कैसे भी करके यहाँ से भाग जाऊं। अपनी बच्ची को बचाने के लिए मैंने हिम्मत जुटाई और एक दिन मुझे मौका मिल गया और मैं उस कोठे से भाग गई। पर उन तंग गलियों से होते हुए मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ जाती। मेरे भागने की खबर सब तरफ फैल चुकी थी और हर कोई मुझे ही ढूंढता हुआ मेरे पीछे पड़ा था और मुझे समझ नहीं आ रहा था। तभी भागते भागते मैं एक नदी के किनारे पर पहुंची। मुझे बहुत थकान होने लगी थी। मेरे कदम लड़खड़ाने लगे थे, लेकिन मैं अपनी बच्ची को उन लोगों की चुंगल से आजाद कराना चाहती थी। जब मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया तो मैंने सोचा कि अगर मैं उन लोगों से ना बच पाई तो कम से कम अपनी बेटी को तो उनसे बचा लूं। यही सोचकर मैंने अपनी बच्ची को उस नदी के किनारे एक सुरक्षित जगह पर कपड़े से ढककर रख दिया था। सोचा कि कोई ना कोई तो आकर उसे अपने साथ ले जाएगा। मैं चुपचाप एक कोने में छुपकर देखने लगी कि कोई भला इंसान मेरी बच्ची को अपने साथ ले जाए। लेकिन उससे पहले ही वो लोग मुझे ढूंढते हुए वहां आ गए और मुझे फिर मजबूरन वहां से भागना पड़ा, क्योंकि अगर मैं वहां खड़ी रहती तो उन्हें पता चल जाता कि मेरी बच्ची भी यहीं कहीं आसपास है
और फिर वो लोग मेरी बच्ची को भी अपना निशाना बनाने के लिए अपने साथ ले जाते। मैंने उन्हें भटकाने के लिए दूसरी दिशा में भागना शुरू कर दिया। वो मेरे पीछे ही दौड़े और फिर उन्होंने कुछ दूर जाकर मुझे पकड़ लिया। वो मुझे घसीटते हुए वापस कोठे पर ले गए और मुझे बहुत मारा। कोठे की मालकिन मुझसे बहुत नाराज थी। वो मुझे मार मार के हर रोज पूछती कि मैंने अपनी बच्ची को कहाँ छोड़ा है, पर मैंने हर जुल्म बर्दाश्त किया और अपनी बच्ची के बारे में कुछ भी नहीं बताया। एक माँ के लिए अपनी बेटी को खुद से जुदा करना कितना कष्टदायक होता है, ये मैं जानती हूँ। मैंने अपने दिल पर पत्थर रखकर उसे खुद से दूर करने का फैसला लिया था, सिर्फ उसके सुनहरे भविष्य के लिए, क्योंकि मैं उसे इस दलदल में धकेल नहीं सकती थी। पर अब मैं बहुत परेशान थी कि पता नहीं मेरी बेटी को कोई सुरक्षित जगह मिली भी होगी या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं उसे एक दलदल से निकाल कर ले गई थी और कोई दूसरा उसे दूसरे दलदल में फेंक देता। मैं हर दिन भगवान से दुआ करती कि वो मेरी बच्ची की रक्षा करे। इसी तरह से साल दर साल बीतते रहे और जब मेरी जवानी पूरी तरह से बेकार हो गई और मैं उन लोगों के किसी भी काम की नहीं रही, तो उन्होंने मुझे खुद ही एक चौराहे पर ले जाकर छोड़ दिया। अब मैं आजाद थी, लेकिन अब इस आजादी का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा था, न परिवार, न कोई अपना और ना ही मेरी बेटी। उस वक्त मैं इस गांव में आ गई और यहीं पर मैंने ये झोपड़ी बनाकर रहना शुरू कर दिया। गांव वालों से भीख मांगकर थोड़ा बहुत अपना पेट भर लेती हूँ और गांव वाले मुझे पीट कर अपना मनोरंजन कर लेते हैं। मैं अपनी बेटी को याद करके रोती हूँ तो वो लोग मुझे पागल समझते हैं। मैंने अपने पिता का दिल दुखाया था। मैं उनकी सबसे लाडली बेटी थी, लेकिन मैंने उनकी बात ना मानकर उनकी बेटी को उनसे जुदा कर दिया। इसीलिए भगवान ने भी मुझे ये सजा दी और मुझे भी मेरी बेटी से अलग कर दिया। ये कहकर सावित्री आंटी फूट फूट कर रोने लगी थी। उनकी कहानी ने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए थे। कोई इतना भी जालिम हो सकता है, ये मैं सोच भी नहीं सकती थी। मुझे खुद भी अब उस विक्रम से नफरत हो रही थी। मेरा भी दिल चाहता था कि अगर वो मुझे अभी मिल जाए तो मैं उसका गला घोट कर मार दूं। सावित्री आंटी का गुनाह सिर्फ इतना था कि उन्होंने प्यार किया था और एक ऐसे इंसान पर भरोसा किया जो ना तो भरोसे के लायक था, ना ही प्यार के। लेकिन अब मुझे यह समझ नहीं आ रहा था कि सावित्री आंटी का नंदिनी बुआ से क्या रिश्ता था। मैंने सावित्री आंटी से नंदिनी नाम की औरत के बारे में पूछा तो उन्होंने पहले तो इनकार कर दिया कि वो ऐसी किसी भी नाम की औरत को नहीं जानती हैं। मैंने कहा, लेकिन नंदिनी बुआ तो आपका नाम ले रही थी। आप उन्हें नहीं जानती, पर वो आपको कैसे जानती हैं? इस बात पर सावित्री आंटी हैरान रह गई। वो कहने लगी कि मुझे ये सब कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने कहा, ठीक है, अब अगर इस राज से पर्दा उठाना है तो फिर आपको मेरे साथ चलना होगा। सावित्री आंटी मेरे साथ चलना नहीं चाहती थी, पर मैंने उनसे कहा कि मैं आपको अब यहाँ अकेले नहीं छोड़ सकती। आपने मुझे बेटी कहा है ना, तो मुझे अपने बेटी होने का फर्ज अदा करने दीजिए। इसके बाद मैं सावित्री आंटी को अपने साथ घर लेकर गई। उस वक्त पापा और नंदिनी बुआ के बीच में कुछ अजीब सी बहस चल रही थी, लेकिन जैसे ही मैं घर पहुंची वो लोग एकदम शांत हो गए। मैंने पापा से पूछा कि क्या बात है, तो वो बात को टालने लगे। कहने लगे, कुछ नहीं, वो तो हम लोग बस ऐसे ही अपनी पुरानी बातें कर रहे थे। सावित्री आंटी को मैंने बाहर ही खड़ा कर दिया था, लेकिन मुझे अब सारे सवालों के जवाब चाहिए थे। मैंने पापा से कहा, पापा, ये सावित्री कौन है? मेरी इस बात पर तो जैसे पापा के ऊपर बिजली ही गिर गई। उनकी आंखें हैरत से बड़ी बड़ी हो गईं। वो कहने लगे, कौन सावित्री? मैं किसी सावित्री को नहीं जानता। बेटा, तुम ये क्या बात कर रही हो? मैंने नंदिनी बुआ की तरफ मुखातिब होते हुए कहा, आप बताइए बुआ, कौन है ये सावित्री? वो भी अनजान बनते हुए कहने लगी, मैं किसी सावित्री को नहीं जानती। मैंने कहा, लेकिन मैंने तो आपके मुंह से उनका नाम सुना है। इस बात पर नंदिनी बुआ की जुबान लड़खड़ाने लगी। मैं तुरंत ही सावित्री आंटी को घर के अंदर हाथ पकड़कर लेकर आई और जैसे ही नंदिनी बुआ ने सावित्री आंटी की शक्ल देखी, उनका चेहरा सफेद पड़ गया था। मैंने सावित्री आंटी से कहा, यही है नंदिनी बुआ, अब इन्हें देखकर बताइए, क्या आप इन्हें नहीं पहचानती? सावित्री आंटी ने काफी देर तक
नंदिनी बुआ को गौर से देखा और फिर वो कहने लगी, ये तो वही नंदिनी है। मैंने कहा, कौन? वो कहने लगी, ये तो सामने वाले कोठे में काम करती थी। मैंने इसे कभी कभी खिड़की से देखा था। पापा मुझसे कहने लगे, ये कौन सावित्री है और तुम इसे कहाँ से अपने साथ ले आई? मैंने कहा, पापा मैं ऐसे ही कहीं से इन्हें अपने साथ नहीं लाई हूँ। दरअसल जिस रात आप नंदिनी बुआ से उनके कमरे में मिलने गए थे तो मुझे कुछ अजीब लगा था, इसलिए मैं भी आपके कमरे के बाहर आकर खड़ी हो गई थी और फिर मैंने आपको उनके पैरों में बैठे हुए देखा। आप उनके सामने हाथ जोड़कर किसी चीज की भीख मांग रहे थे और नंदिनी बुआ बड़े ही रौबीले अंदाज में आपको धमका रही थी। मुझे कुछ ज्यादा साफ सुनाई तो नहीं दे रहा था, लेकिन मैंने उनके मुंह से एक गांव का नाम और सावित्री नाम सुना और मुझे इस पहेली को सुलझाना था, इसीलिए मैं आपसे झूठ बोलकर उसी गांव की तरफ निकल पड़ी सावित्री को ढूंढने के लिए, क्योंकि मेरे लिए सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात ये थी कि मेरे वो पिता जो आज तक कभी किसी के आगे नहीं झुके, जो खुद पुलिस में इतने बड़े पद पर हैं, वो भला नंदिनी बुआ के आगे इस तरह से क्यों गिड़गिड़ा रहे थे। अब आप लोग मुझे सच सच बताइए कि आखिर सावित्री आंटी का आप लोगों से क्या कनेक्शन है। लेकिन वो लोग मेरी किसी भी बात का जवाब ही नहीं दे रहे थे। मैं समझ गई कि ये लोग ऐसे तो नहीं मानने वाले। फिर मैंने मम्मी पापा को धमकी दी कि अगर आपने मुझे अब सच नहीं बताया तो मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। मेरी इस बात से वो लोग घबरा गए। पापा रोते हुए कहने लगे, पल्लवी बेटा, अगर तुम्हें सच जानना ही है तो ठीक है, लेकिन तुम शायद सच्चाई बर्दाश्त ना कर पाओ। इतना कहते ही मम्मी और पापा दोनों लोग ही फूट फूट कर रोने लगे थे। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर बात क्या है। फिर पापा ने मुझसे कहा कि दरअसल तुम हमारी सगी औलाद नहीं हो। पापा ने जैसे ही ये बात कही थी मेरे ऊपर बिजली गिर पड़ी। वो कहने लगे कि मैंने तुम्हें एक नदी किनारे से उठाया था। मैं और तुम्हारी माँ दोनों काफी साल से बे औलाद थे, जिस वजह से हम दोनों ही बहुत परेशान रहते थे, क्योंकि हमारे रिश्तेदार भी हमें बहुत ताने देते थे। यहाँ तक कि मेरे घर वाले तो मुझे दूसरी शादी करने की सलाह भी दे रहे थे। लेकिन मैं तुम्हारी माँ से बहुत प्यार करता था। मैं उसे सिर्फ बच्चे की खातिर छोड़ नहीं सकता था। और फिर ऊपर वाले ने हमारी गोद में तुम्हें डाल दिया। तुम्हें पाकर हम बहुत खुश थे और तुमने हमारी जिंदगी में रंगों को भर दिया था। इतने सालों से हम हंसी खुशी साथ में रह रहे थे। फिर ना जाने कहां से ये नंदिनी आ गई। ये एक दिन अचानक हमारे घर आई और इसने हमें धमकाना शुरू कर दिया कि अगर हमने इसे 1 करोड़ रुपए नहीं दिए तो ये तुम्हें सच बता देगी कि तुम हमारी सगी औलाद नहीं हो। हम नहीं चाहते थे कि तुम्हें ये सच्चाई पता चले और इसीलिए मैं इसकी हर शर्त मानने के लिए तैयार था, पर मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं थे। मैंने इससे इतने पैसों का इंतजाम करने के लिए कुछ वक्त मांगा तो इसने कहा कि ठीक है, तुम्हें जितना भी वक्त लगता है मैं इंतजार करूंगी, पर मैं कहीं नहीं जाऊंगी और जब तक पैसे नहीं आ जाते मैं तुम्हारे घर में ही रहूंगी। मैं इसे हर रोज रात को समझाने आता था कि कैसे भी ये हमारी बात मान जाए, लेकिन ये बहुत ही नीच औरत है। ये हमारी मजबूरी का फायदा उठा रही थी। इसने बताया कि तुम्हारी माँ का नाम सावित्री है और ये भी जानती थी कि तुम्हारी असली माँ सावित्री किस गांव में रहती है। इसने कहा कि अगर हमने जल्द से जल्द इतने पैसों का इंतजाम नहीं किया तो ये तुम्हारी माँ को जाकर बता देगी कि उसकी बेटी कहाँ पर है और फिर तो वो कानूनन अपनी बेटी को अपने साथ ले जाएगी। हम तुम्हें खोना नहीं चाहते थे, इसीलिए हम इसकी हर शर्त मानते रहे। इससे पहले कि मैं कुछ कहती तभी सावित्री आंटी, जो कि हकीकत में मेरी माँ थी, वो बुरी तरह से नंदिनी पर दहाड़ी और कहने लगी, क्या ये सच है कि ये लड़की मेरी बेटी है? मेरी वही बेटी जिसे मैंने नदी किनारे छोड़ा था। लेकिन ये सब तुझे कैसे पता? बता मुझे, बता, वरना मैं तेरा खून पी जाऊंगी। उस वक्त सावित्री आंटी का रूप देखकर नंदिनी के होश उड़ चुके थे। वो डर से थर थर कांपने लगी। कहने लगी, दरअसल उस रात जब तू अपनी बेटी को लेकर भागी थी तो मैंने तुझे रास्ते में देख लिया था, क्योंकि मैं एक कस्टमर के पास से ही लौट रही थी। मैंने भी तेरा पीछा किया कि तू कहाँ जा रही है और फिर मैंने तुझे अपनी बेटी को उस नदी के किनारे पर रखते हुए देखा। मुझे ये सुनहरा मौका लगा।
मैंने सोचा कि अगर मैं तेरी बेटी को चुरा लूंगी तो उसे बहुत ही महंगे दामों पर बेच दूंगी और खूब सारा पैसा कमाऊंगी। यही सोचकर मैं वहां पर तेरे वहां से जाने का इंतजार कर रही थी और जैसे ही तू वहां से गई मैं तुरंत ही तेरी बेटी को उठाने के लिए भागी। लेकिन इससे पहले कि मैं उस तक पहुंच पाती, ये पुलिस इंस्पेक्टर तेरी बेटी तक पहुंच गया। पुलिस को देखकर मैं बुरी तरह से डर गई और मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं उस तरफ जाती और मैंने फिर इस पुलिस वाले को तेरी बेटी को अपने साथ ले जाते हुए देखा। पर मैंने सोचा कि मैं कुछ दिन इसका पीछा करती हूँ, भला ये पुलिस वाला एक अनाथ बच्ची को खुद क्यों पालेगा, जरूर ये इसे किसी अनाथालय में छोड़ देगा और फिर मैं इसे वहीं से चुरा लूंगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैंने जब इस पर नजर रखी तो देखा कि इसने तो इस बच्ची को पाल लिया था और इसीलिए मैं इसका पता, नाम सब कुछ जानती थी। उस वक्त तो मेरे मंसूबों पर पानी फिर गया था, लेकिन फिर जब इतने सालों बाद मेरा धंधा पूरी तरह से चौपट हो गया और मैं गरीबी की मार झेलने लगी, तब मेरे दिमाग में ये विचार आया कि अगर मैं इसे इस बात के लिए ब्लैकमेल करूं तो इस तरह से मैं बहुत माला माल हो सकती हूँ। यही सोचकर मैं यहाँ दोबारा से आ धमकी थी। सावित्री आंटी ने उस औरत के खींचकर एक तमाचा मारा जिससे वो बुरी तरह से रोने लगी थी। उन्होंने उसके बाल कसकर पकड़ लिए और कहा कि तू मेरी बेटी को बेचने के बारे में सोच रही थी, तेरी तो मैं खाल ही उधेड़ दूंगी। उस वक्त जैसे तैसे पापा ने नंदिनी को सावित्री आंटी से बचाया, वरना शायद वो तो उसकी जान ही ले लेती। इसके बाद पापा ने नंदिनी को पुलिस के हवाले कर दिया। अब सब कुछ ठीक हो गया था, लेकिन मेरे मम्मी पापा बहुत ही डरे हुए थे। मैंने उनसे कहा कि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप मेरे सगे माँ बाप नहीं हैं, क्योंकि आपने मेरे लिए जो किया है ना, वो सगे माँ बाप से भी बढ़कर किया है। आपने कभी भी मुझे ये एहसास नहीं होने दिया कि मैं आपकी अपनी बेटी नहीं हूँ, और इसीलिए इस सच्चाई के खुलने के बाद भी आप मेरे लिए वही मम्मी पापा रहेंगे जो पहले थे। ये सुनते ही मेरे मम्मी पापा ने मुझे गले से लगा लिया। सावित्री आंटी भी बुरी तरह से रो रही थी। उन्होंने मुझे गले लगाया और खूब प्यार किया, मेरे सर पर हाथ फेरा। फिर वो कहने लगी, पल्लवी, मैं बहुत खुश हूँ कि मैं जैसा चाहती थी अपनी बेटी के लिए उसे बिल्कुल वैसा ही सब कुछ मिला है और अब मुझे तसल्ली है। इसीलिए अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। मैंने सावित्री आंटी से कहा, माँ मत जाओ ना। मेरी इस बात पर वो फूट फूट कर रोने लगी। कहने लगी, तेरे मुंह से ये शब्द सुनने के लिए तो मेरे कान ही तरस गए। देख ना, मैं तो तेरे मुंह से एक शब्द भी नहीं सुन पाई थी। उससे पहले ही मुझे तुझको खुद से जुदा करना पड़ा था। पापा ने सावित्री माँ से कहा, तो जब अब भगवान ने मौका दिया है कि अपनी बेटी से हर दिन माँ सुन सको, तो इस मौके को क्यों गवा रही हो? आप मेरी बहन के जैसी हो और मैं यही चाहूंगा कि आप भी हमारे साथ हमेशा रहो। मेरी मम्मी ने भी सावित्री माँ को हमारे साथ रहने के लिए रोक लिया। मैं बहुत खुश थी क्योंकि मैं अब अपनी यशोदा और देवकी दोनों के साथ में खुशी खुशी रह रही थी। लेकिन बस अभी कुछ चीजें बाकी थी। मैंने सावित्री माँ से उनके परिवार का पता पूछा था और एक दिन मैं उन्हें अपने दादाजी से मिलवाने के लिए ले गई। पहले तो उन लोगों में से किसी को यकीन ही नहीं हुआ कि ये उनकी वही बेटी है। सावित्री माँ को भी लगा कि वो लोग उनसे बहुत नाराज होंगे और वो उनसे कभी नहीं मिलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इतने सालों की जुदाई से वो लोग भी बहुत परेशान थे और अपनी बेटी को अपनी आंखों के सामने देखकर वो खूब रोए और उन्हें गले लगाकर अपना दिल हल्का किया। अब सब कुछ ठीक हो गया था। सबने एक दूसरे को माफ कर दिया था। इसके बाद मैं माँ के साथ वापस घर लौट आई और एक दिन पापा ने आकर मुझे बताया कि सावित्री माँ के साथ गलत करने वाले आदमी विक्रम को पापा ने पकड़ लिया है। उसका असली नाम मुन्ना है और उसने अब तक ना जाने कितनी ही लड़कियों को बर्बाद किया है। पापा ने कहा कि उसे उसके किए की सजा अब मिल गई है, क्योंकि जिन लड़कियों के साथ उसने गलत किया था उन सबने ही उसके खिलाफ गवाही दी है, जिसके बिना पर अब वो सलाखों के पीछे है। ये सुनकर सावित्री माँ को बहुत सुकून मिला था। उन्होंने पापा का लाख लाख धन्यवाद दिया। मैं भी बहुत खुश थी कि मेरे पापा ने मेरी सावित्री माँ को इंसाफ दिलाया था। दोस्तों, कभी कभी हम भरोसे की वो कीमत चुकाते हैं जिसकी भरपाई कभी भी नहीं हो सकती।
इसीलिए हमेशा जीवन में सोच समझकर विश्वास कीजिए और सबसे बड़ी बात, अपने माँ बाप को कभी भी धोखा मत दीजिए, क्योंकि इस दुनिया में अगर कोई आपका सबसे ज्यादा भला चाहता है तो वो आपके माता पिता हैं। अगर ऐसा ही है कि आप किसी से इतना प्यार करते हैं कि उसके बिना नहीं रह सकते, तो अपने माता पिता को अपने रिश्ते के लिए तैयार करिए, उन्हें समझाइए। लेकिन कई बार लड़कियां ऐसी चीजों को समझ नहीं पाती। सबसे पहले तो आप यही समझिए कि जो इंसान आपसे प्यार करेगा उसके लिए आपकी इज्जत सबसे ज्यादा मायने रखेगी, और वो आपसे भागने के लिए कभी भी नहीं कहेगा और ना ही आपके ही पिता की धन दौलत को चुरा कर लाने की सलाह आपको देगा, बल्कि वो आपके काबिल बनेगा, अपने पैरों पर खड़ा होगा, ताकि आपको शान के साथ दुनिया के सामने अपना सके। हो सके तो मेरी इस सलाह को हमेशा ध्यान रखिएगा। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।